हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। अभी जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपका ग्रामर पार्ट से रहेगा और आपका वर्णमाला चैप्टर से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, आ, दीर्घ ई, ओ, रसो। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन आपका सही है कि निम्नलिखित में से ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये दीर्घ स्वर है लेकिन मूल स्वर नहीं है। अभी आप लोगों के लिए ये टास्क है, आप लोग मुझे बताइए कि ये जो ओ जो है ये किस किस का मेल से ओ बना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। 2, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 नंबर का आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा। हिंदी में ध्वनियाँ जो है 2 प्रकार की होती है, एक है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, 2 का आपका ए ऑप्शन सही। हिंदी में ध्वनियाँ जो है 2 प्रकार की होती है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम मात्रा के अनुसार देखेंगे तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो अगर 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 3 नंबर का सही ऑप्शन जो है बी होगा। मात्रा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, रस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। रस स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर का रस स्वर की तुलना में दुगना समय, प्लुत स्वर का जो होगा वो रस स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर का इस्तेमाल जो है वो आपका संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, ना के बराबर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया था कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही ऑप्शन बी है, 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर दिया है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें ऑप्शन से देखिए 2, 3, 4, 6। जीवा के आधार पर जो हमारे जो स्वर जो होते हैं वो है हमारा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं जीवा के आधार पर। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर का बी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं जीवा के आधार पर स्वर। क्वेश्चन नंबर 5, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, शब्द, व्यंजन। तो देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। वर्ण और अक्षर, ये मैं पहले भी समझाई थी। अभी अभी कोई बैच में मुझसे पूछा है कि वर्ण और अक्षर में डिफरेंसेस क्या है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है हम अगर देखेंगे इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो अक्षर और वर्ण जो होता है इसमें अगर आपको डिफरेंसेस अभी तक नहीं पता है, इसको याद रखिए। अक्षर और वर्ण में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि वर्ण जो है उसको फिर से आप तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अक्षर को आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि क अगर मैं बोल रही हूँ तो क जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या क जब पूरा क जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर देखिएगा क में आ मिला होता है। तो ये जो क जो पूरा क होता है ये आपका जाएगा अक्षर में, लेकिन क में जब हलंत लगता है वो आपका जाएगा वर्ण में। ठीक है, ये तो आपका समझ में आ गया कि अक्षर और वर्ण में डिफरेंसेस क्या है। का पूरा जो है वो आपका अक्षर है, का में हलंत अगर लगता है वो आपका वर्ण में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। अब 5 नंबर क्वेश्चन दिया है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते क्या है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए अक्षर दिया है, शब्द दिया है, व्यंजन दिया है, स्वर दिया है। स्वर तो नहीं होगा, स्वर अकेला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन में व्यंजन दिया है ये आपका सही ऑप्शन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहेंगे। ठीक है, 5 का डी ऑप्शन जो है सही होगा। सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन आपका डी है, इसलिए हम व्यंजन को सही बोलेंगे कि एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रसई, दीर्घई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ्य से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से, तालव्य से। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 6 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। रसई, दीर्घई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण जो है ये आपका तालव्य से होता है। 6 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7,
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिनके उच्चारण स्वतंत्र, जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप में जो उच्चारित होते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। स्वर, सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आप लोग मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। रस्वई, दीर्घई, ए ऐ। अब देखिए दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है, तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 8 का, यहाँ देखिए आपका ए ऐ और दीर्घ ई ये सारा आपका दीर्घ स्वर है, लेकिन रस्वई जो दिया है ये दीर्घ स्वर नहीं है। तो 8 का ए ऑप्शन सही है कि रस्वई जो है दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ग, ज, व, स। तो आप लोगों को पता है य, र, ल, व जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए 9 का जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा। अंतस्थ व्यंजन वो है। ठीक है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, ये याद रखिएगा, य, र, ल, व। उसमें से वो यहाँ पर दिया है, तो 9 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, य का उच्चारण स्थान है ओष्ठीय, दांत, मूर्धा, तालु। तो 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि य का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, य का उच्चारण स्थान जो है तालु है। क्वेश्चन नंबर 11, काकल्य वर्ण कौन सा है। य, दंत, स, ह, मूर्धन्य। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा काकल्य वर्ण, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ह जो है ये काकल्य वर्ण है, 11 का सी ऑप्शन सही है, ह जो है काकल्य वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं। अंतस्थ में और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर दिया है अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं। यहाँ देखिए अंतस्थ जो है वो आपका य, र, ल, व है। ऊष्म जो है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो ये दोनों का अगर मिलाइएगा 8 होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा कि अंतस्थ और ऊष्म में जो वर्ण है वो 8 वर्ण होते हैं। यहाँ पर कुल वर्ण लिखा होना चाहिए था, नहीं तो मीनिंग इसका थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। बाकी 12 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोनों वर्ण को मिलाकर कितना होगा वो पूछा गया है, तो आपका सी ऑप्शन सही है 8। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ठीक है, इनमें से आपको ढूंढना है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन मैं अभी बताई कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 है। तो इसमें से यहाँ पर अगर आप देखिएगा ए ऑप्शन सही है, ह जो है ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा में कुल कितनी वन लिपियाँ हैं। अच्छा, ये वन लिपियाँ, ये तो लिपियाँ जो लिखा है उसको लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचिए, यहाँ आपको बस बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा 52। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। 14 का डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ या युग्मक ध्वनियाँ या फिर संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा वहाँ पर युग्म होता है, तो युग्म के अनुसार अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन आपका सही है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, मतलब एक ही ध्वनि अगर 2 बार आ जाए तो वो युग्मक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वो कौन सा व्यंजन है। ऊष्म, महाप्राण, अंतस्थ, अघोष। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 16 का सी ऑप्शन सही होगा, वो जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 17, प, फ, ब, भ, म आदि का उच्चारण किससे होता है। ठीक है, प, फ, ब, भ, म आदि का उच्चारण किससे होता है। दंतीय, औष्ठीय, तालव्य, कंठीय। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 17 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। यहाँ पर प, फ, ब, भ, म दिया है, तो ये आपका हो जाएगा औष्ठीय। ठीक है, उच्चारण स्थान इसका औष्ठीय होगा। 17 का बी ऑप्शन जो है सही है। प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, ये आपका औष्ठीय के अंतर्गत जाएगा, इसका उच्चारण स्थान जो है औष्ठीय है। क्वेश्चन नंबर 18,
जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ, महाप्राण। तो 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 18 का ए ऑप्शन सही होगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है चार है, अक्ष, त्र, य, श्र। ठीक है, ये चार ही है आपका संयुक्त व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किससे किसका मेल होने पर कौन सा व्यंजन बनता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ठीक है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 19 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत जो है स्वर है। ठीक है, ये स्वर का भेद है कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए, डी ऑप्शन में च, छ, ज, झ दिया है, सी में ट, ठ, ड, ढ, बी में त, थ, द, ध और ए में दिया है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो है चार है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। क्वेश्चन नंबर 21, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 21 का यहाँ पर दिया है चरण कमल। ठीक है, ये आपका आया समास से, वर्णमाला से 20 क्वेश्चंस के बाद में हम अभी समास से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चरण कमल दिया है में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा चरण कमल। यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है, तो इसलिए ये कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा। 21 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देखिए, ये द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। द्विगु समास हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप इसका अगर देखिएगा, पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, या संख्या में पूर्व पद को संख्या में रखा गया है, तो इसलिए ये चौराहा जो है ये आपका द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समास के कितने पद होते हैं? देखिए, समास के कितने पद होते हैं? उत्तर पद और पूर्व पद। तो समास के जो पद होते हैं वो दो पद होते हैं, ये याद रखिएगा। 23 का बी ऑप्शन सही है। पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं समास के। क्वेश्चन नंबर 24, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, दूसरा पद जो प्रधान रहता है, यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, इसके अनुसार ए ऑप्शन को हम ज़्यादा सही मानेंगे, इसलिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। 24 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, दोनों पद प्रधान रहता है मतलब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों का महत्व जो है समान होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, तो 25 में ऑप्शंस में तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास दिया है, लेकिन आपका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है जैसे कि जीवन मृत्यु। ठीक है, दोनों का महत्व समान है, इस हिसाब से जैसे जीवन मृत्यु जो आ गया वो आपका समास के अंतर्गत जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, समास में दोनों पद प्रधान रहता है वो द्वंद्व समास ही होगा। 25 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला जा रहा है, जिस समास में पहले या बाद का कोई, मतलब दो पद होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, या पहला पद या बाद का पद हम उसको कह सकते हैं। तो वो जो दोनों अगर प्रधान ना हो, मतलब यहाँ पर समास जो आपका समासिक शब्द होगा या समासिक पद होगा, उसमें ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा की ओर संकेत होगा, तो वो कौन सा समास के अंतर्गत आता है? वो आपका आएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तो ये चारों ऑप्शंस में से ए ऑप्शन सही होगा। जिस समास में पूर्व, पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो
वो कौन सा समास होता है। ये अर्थ की दृष्टि से बोला गया है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अभी अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, उसी को घुमाकर यहाँ पर दिया गया है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। 27 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कौन सा समास कहते हैं। यहाँ पर दिया है, देखिए, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, तो संख्यावाची से ही आप लोग समझ जाइए कि एक ही समास का इस तरह से दिया है कि संख्यावाचक होता है पहला पद। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व समास दिया है। आपका सही ऑप्शन होगा बी, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कौन सा समास कहेंगे ना, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। 28 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, जिससे पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। पहला पद होगा विशेषण, दूसरा पद होगा विशेष्य, यानी कि विशेषण विशेष्य का संबंध या उपमेय उपमान का संबंध अगर होता है समासिक पद में तो वो कौन सा समास के अंतर्गत जाएगा। कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। तो 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो आपका विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। आप लोगों को जो आज बैच में भेजा गया था लिटरेचर से, जो आपका कविता पाठ से जो एमसीक्यू भेजा गया था उसका आंसर्स नहीं बन पाया है, तो वो भी आप लोगों का बन जाएगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी जो काल चैप्टर से जो एमसीक्यू दिया गया है, अगर आप लोग काल चैप्टर को भूल जा रहे हैं तो बार बार आपको मैं कह रही हूँ कि आप बुक से भी उसको रिवाइज़ कीजिए और जो आपको जो भेजा गया है जो वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसको भी अच्छे से समझिए। उसके बाद काल चैप्टर को खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मेरा जो भी क्वेश्चंस दिया था उसको सॉल्व कीजिए। पहले अगर आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इसलिए मैं आप लोगों को पहले एमसीक्यू भेजती हूँ, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको दिया जाता है, ताकि पहले आप लोग उसको सॉल्व करके अपना जो है कितना ठीक हो रहा है कितना गलत हो रहा है वो आप लोग खुद पहले देख लें, फिर उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। तो जो काल चैप्टर का जो दिया गया था उसको तो आप लोग सॉल्व किए होंगे क्योंकि उसका आंसर्स भी मिल गया है। बाकी आपको लिटरेचर पार्ट का जो क्वेश्चंस भेजा गया था उसका आंसर्स नहीं बन पाया है। आज आंसर तो बन गया है लेकिन वीडियो नहीं बन पाया, तो वीडियो आपको कल ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसका सही ऑप्शन था आपका बी ऑप्शन सही था, सॉरी ए ऑप्शन सही था। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य जब होता है वो कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सप्तवर्षीय में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर सप्तवर्षीय दिया है। अगर 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 30 नंबर का सही ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि ऑप्शन में ही नहीं है, तो बहुव्रीहि जब ऑप्शन में नहीं रहता है द्विगु समास आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का द्विगु समास होगा आंसर। 30 का सी ऑप्शन सही है कि सप्तवर्षीय जो है ये आपका द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। तो यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसका जहाँ पर जो भी डाउट रहता है मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और आप में से अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा।